Hello बच्चों, hope you all are doing well. So today we are going to start with the second series of the same chapter, that is periodic classification of element. और जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे हमने periodic trend start किया था. Under that very head we are done with atomic radii. अगर आप सबने देख लिया है, वॉच कर लिया है atomic radii, तो ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में कि आपने वॉच कर लिया है, isn't it? क्योंकि तभी you are eligible फॉर दिस वन, क्योंकि उसमें मैंने कुछ छोटी छोटी बातें, अच्छी अच्छी बातें मेंशन कर रखी हैं जिसकी आपको ज़रूरत होगी फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि आज का जो टॉपिक हमारा है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इजंट इट? तो चलिए जी ज़रा शुरू करते हैं. देखो यार, 4 थे पीरियोडिक ट्रेंड, कितने थे? 4 है ना, जिसकी बात हो रही थी. इसका मतलब अभी जो हमारा है वो क्या है बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी. आज आपको मॉर्निंग मिल चुका होगा एटॉमिक रेडियाई का लेक्चर, अब आपको मिलने जा रहा है यहाँ से आयनाइजेशन एंथैल्पी का. तो आप शुरू कीजिएगा अपनी पढ़ाई को कुछ इतने अच्छे तरीके से. व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी? देखो यार, समझना, पहले इस बात को समझते हैं, है ना, फिर वापस वही कहानी. यहाँ पे मान लो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ना यहाँ पे अगर हम देखें ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, न्यूक्लियस है, और ये क्या हो गया बेटा? यहाँ पे शेल्स हैं, ये डिफरेंट शेल्स हैं, इजंट इट? अब न्यूक्लियस है, शेल है, जाहिर सी बात है. चलो जी, अब इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बनाया, ये सबसे आउटर मोस्ट शेल है, ध्यान से समझना, आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, और ये क्या है बेटा? आपका न्यूक्लियस है. आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी का मतलब यहाँ पे जो टर्म है इसका मतलब एनर्जी है ना. हम किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, राइट? तो पोटेंशियल किस चीज़ की? अरे पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? औकात. ठीक है, तो औकात किस चीज़ की बात करेंगे? तो हमने यहाँ पे देखना है क्या, कभी भी कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी, समझना, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, समझ रहे हो? लगेगी, रिलीज नहीं हो रही है, लगेगी. कितनी एनर्जी लगेगी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा यहाँ पे, सो दैट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम यहां से निकाल दें. अब किसी से भी नहीं निकालोगे, ओनली आप निकालोगे फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है, मैंने आपको बताया, हमारे पास मान लो सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम हमारे पास सॉलिड स्टेट में है. नाउ जस्ट टेल मी, आई टोल्ड यू ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए. कहाँ से? फ्रॉम यहाँ आउटर मोस्ट शेल से. आउटर मोस्ट शेल किसके? आउटर मोस्ट शेल से, फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. ध्यान समझना, what is the isolated gaseous atom? So is it like possible that we are going to apply energy and we are able to remove the electron because इसका तो 281 configuration होता है, इलेक्ट्रॉन निकाल सके? No, नेवर. बिल्कुल सोचे, यहां से हम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते. वाई सो? बिकॉज मेरे पॉइंट में क्या था? आइसोलेटेड गैसियस एटम. इसका मतलब है वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, इसे कन्वर्ट करना होगा हमें इनटू गैसियस स्टेट. कैसे करोगे कन्वर्ट इसको गैसियस स्टेट में? बाय अप्लाइंग सब्लिमेशन एनर्जी. हमने सब्लिमेशन एनर्जी के हेल्प से क्या किया बेटा? यहां से सॉलिड स्टेट से इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर दिया. नाउ थिंग्स आर बिट क्लियर, अब थोड़ा आसान हो रहा है. अब आप क्या इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? ये हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं. कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? बिकॉज नाउ आइसोलेटेड गैसियस एटम का आउटर मोस्ट शेल, ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल है. ये ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है बच्चों, ऐसा ना बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो जाना, ये क्या दे दिया मैम ने ऑक्सीडेशन स्टेट. यार ये आउटर मोस्ट शेल है. देखिए जरा, दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल. अब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकाला, किसके? आइसोलेटेड गैसियस एटम की. इसमें जो एनर्जी लगी, तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब निकल भी जाएगा. इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया. अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा? Na+ बन जाएगा, इजंट इट? और एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि निकल चुका है तो या मैं यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन लिखा करूँ, ये तरीका है, या फिर मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि सोडियम इन गैसियस स्टेट गिव्स Na+ प्लस इलेक्ट्रॉन. ये भी हमारे पास पॉइंट रह सकता है. अब Na+ कौन से स्टेट में रहेगा? ये भी गैसेस स्टेट में. कहने का मतलब है वी आर गोइंग टू रिमूव an electron. कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन. कहाँ से? फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम. आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है? ध्यान रखें, अब यहाँ पे
एनर्जी लगाई गई है, एनर्जी लगाई गई है, तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा, ऑफ कोर्स एंडोथर्मिक होगा, है ना। अगर एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, क्योंकि हीट रिलीज नहीं हो रहा है, हीट अब्सॉर्ब हुआ है, यूज हुआ है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम देखें हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी का। सो क्या अब हम ये डेफिनेशन बोल सकते हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालने वाले हो, आउटर मोस्ट शेल। नाउ मैंने आपको आउटर मोस्ट शेल तो बताया, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन के निकालने की बात हुई है। हमारे पास एक और आ सकता है बेटा, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, लेकिन याद रहे कॉन्फ़िगरेशन किसमें होना चाहिए बेटा, ग्राउंड स्टेट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कॉन्सेप्ट है। तो ग्राउंड स्टेट किसका, आइसोलेटेड गैसियस एटम का। यार अभी जस्ट हमने देखा ना, तो हमने देखा क्या, अगर हम सोडियम सॉलिड स्टेट में है वी कैन नॉट रिमूव आउट इलेक्ट्रॉन, या हमारे को मुश्किल है यार, इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स निकल नहीं सकता है, लैटिस स्ट्रक्चर है ना, सॉलिड है, तो वहां पे इसका अपना एक एनर्जी है, तो ये यहाँ होल्ड अप है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होल्ड अप है। हमने क्या किया, सब्लिमेशन एनर्जी लगाया, उससे क्या कन्वर्ट हो गया बेटा, ये सोडियम इन गैसेस स्टेट में। अब तुम वहां से इलेक्ट्रॉन निकालो ना, क्योंकि वहां पे हम कॉन्सेप्ट किसका लगा सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी का। बोलो हो जाएगा ये पॉइंट। तो इस तरह से हमारे पास डन डनाडन हुआ ये हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, दैट इज आयनाइजेशन। सेकंड पार्ट जो है इसका, मतलब वन वाज द कॉन्सेप्ट पार्ट, तो हमने ये क्या देखा बेटा, डेफिनेशन। डेफिनेशन हमारा यहाँ से क्लियर हो चुका हुआ है, हम लोगों को समझ में आ चुका है कि डेफिनेशन में होगा क्या। बोलो जी, चलो बहुत अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद द टर्म सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें मैं थोड़ा ऐसा एलिमेंट लेती हूँ, वो बैंगन आलू वाला ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बैंगन आलू वाले ग्रुप में से किसको उठा ले, किसको उठा ले, तो चलो भैया किसको उठाएं, जिसको किडनैप कर सकते हो, जिसकी फ्रौती अच्छी मिलेगी। तो चलो जी, हमारे पास है क्या, एल्यूमिनियम। तो हम एल्यूमिनियम को लेते हैं, थोड़ा सुंदर सा कलर तो यूज़ करो, टिंग टिंग टिंग। चलो एल्यूमिनियम, हमने एल्यूमिनियम लिया। अब देखो एल्यूमिनियम को अगर सॉलिड, पहली बात सॉलिड तो होगा नहीं काम, कैसे काम होगा, इन गैसेस स्टेट ओनली। अगर गैसेस स्टेट में काम होने वाला है तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम यहाँ पे देखेंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, लेकिन इलेक्ट्रॉन गैसेस स्टेट में रहेगा, तभी हम इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर सकते हैं, राइट। अब एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन, अरे एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, 13 होता है, तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया, 283 आ गया। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से बेटा एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम प्लस बन गया। क्या बन गया, एल्यूमिनियम प्लस। अब यहाँ पे आपके सामने अगेन ये भी क्या रहेगा, गैसेस स्टेट में। तो वैसे तो कितना है, वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है। तो एक एक करके निकालते हैं यार, एक बार थोड़ी ना, तुम लोग टूट थोड़ी पड़ता है कोई, तो एक बार नहीं, मतलब धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो हमारे पास आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब ये क्या बन गया बेटा, यहाँ से Al2 प्लस बन गया। और इलेक्ट्रॉन एक निकाल सकते हैं, जितना कर सकते हैं औकात अनुसार काम करें, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, Al3 प्लस बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो जी 283 था, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे 282 बन जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 281 हो जाएगा। और ये क्या हो गया बेटा, यहाँ से 28 हो गया। ज़रा ध्यान से देखना, इसका मतलब है कि 3 से 2, 2 से 1, लास्टली उसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया बेटा, इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन। अब उससे अगर Al4 प्लस है तो वो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा। क्यों, क्योंकि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वो ऑक्यूपाई कर चुका हुआ है, दैट इज इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन। हमारे अकॉर्डिंगली, हमारे नॉलेज में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, या सिमेट्रिकल हो, वहाँ पे है ना, स्पिन जो है वो सिमेट्रिकल, मतलब हम कह सकते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो गया, इनर्ट गैस वाले पार्ट में बोल सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारा डेफिनेशन ही यही कह रहा है, आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है कहाँ से, बाहर से। बाहर बोले तो आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल बोले तो वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर से निकाल देना है, राइट। लेकिन याद रहे कि वो एटम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। ये पक्की बात क्लियर रहेगी। अब चलो, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो मतलब इसका नाम हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। और इलेक्ट्रॉन निकालो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। मैं ये नहीं कह रही कि अब आपका i4 नहीं हो सकता है, वो भी हो सकता है, वहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। ये कायदे वाला काम हम पहले कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कायदे वाला काम कर रहे हैं, तो हमारे पास आया IE1। अगर हमसे पूछा जाए आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में लगी, तो जाहिर सी बात है, देखो बड़े आसानी से एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसे खेलते खेलते दे देगा,
है ना, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन तो इसने खेलते खेलते दे दिया, इसकी फितरत ही है, ये मेटल है, इसकी फितरत है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, कोई बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन दे दिया दूसरा, तुम तो लगी गए उसके पीछे ही पड़ गए भाई, तीसरा भी इलेक्ट्रॉन, अब तो तुम लगे हुए हो उसके चौथे भी इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। खासकर तुम इनर्ट गैस में तो जानते हो शेर की मान में वहाँ हाथ डाल रहे हो, इनर्ट गैस का कॉन्फिगरेशन उसमें से उड़ाएंगे, अरे मुश्किल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे अब हम लोग को ये देखना है कि यहाँ कौन सा एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ऑफ कोर्स ये बड़े प्यार से हो गया है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी 1 ये हो गया IE2, ये क्या हो गया IE3। अब एक और बात समझना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो बच्चे एक बहुत ही मतलब अजीबोगरीब सा गलती करके आ जाते हैं। क्या करते हैं बताओ, वो ना मतलब ये देखते हैं, अगर उनसे ये पूछा जाए जो Al+ है उसका IE1 एंड IE2 राइट उसके बीच में रहता है, तो आप ना Al से शुरू कर लेते हो, समझ लेते हो, अपने आप ही Al से निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब देखो, अगर हम यहां से ये जो दिख रहा है ना, ये IE1 किसका है, एल्यूमिनियम के लिए बात हो रही है। अगर मैं तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया है Al+ से दिया हुआ है ना, तो यहां पे ये IE1 बनेगा, फिर ये IE2 नहीं बने, ये नहीं है IE1, और ये इसके लिए IE2 राइट। मतलब ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, वो सेकंड आयनाइजेशन। कॉन्सेप्ट ही क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इट इन माइंड दैट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एल्यूमिनियम इन गैसेस स्टेट से यहां से शुरू हो रहा है, तो वी हैव 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे छुपा दिया, मतलब ये नहीं है, यहीं से शुरू हुआ है हमारा क्वेश्चन, कंसिडरेशन में यहाँ से है, इसका मतलब है हमें इसके आगे वाले को लेना है, तो ये IE1 ये IE2। अब इन दोनों में आपको वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना है, या जो भी क्वेश्चन हमारे पास आता है यहाँ से क्वेश्चन बनते भी है, अच्छे क्वेश्चन बनते, आप कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। बोलो जी, हो जाएगा यहाँ पे। अब जब आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने समझ लिया है, तो हमारे पास क्या आता है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। यार फैक्टर्स में हम क्या बोलेंगे, फैक्टर्स क्या क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, एटॉमिक साइज। क्या आ गया बेटा यहाँ पे, एटॉमिक साइज। अब समझना, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की, तो जिसका साइज ज्यादा, ऐसे लेते हैं, जिसका साइज ज्यादा, इसका मतलब है न्यूक्लियस से डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, ज्यादा। और जिसका साइज ज्यादा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा, मतलब न्यूक्लियर पुल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, कम। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से उतना आसान, अरे न्यूक्लियर पुल ही नहीं है, कोई फोर्स रहेगा अट्रैक्शन का, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से उतना आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकालना वहां से आसान हो जाएगा, ये पॉइंट देखा। चलिए जरा देखते हैं, बात यही हुई। इसका मतलब है हमारे पास पहला फैक्टर क्या हो गया, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में हम क्या देख रहे हैं, एटॉमिक साइज बोलने का मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ पे देखो, जिसका साइज ज्यादा, तो हमने बात करी जिसका साइज ज्यादा, इसका मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस साइज ज्यादा, इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल का न्यूक्लियस से डिस्टेंस उतना ज्यादा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान। ले जाओ, कोई भी उड़ा के ले जाएगा यहाँ का इलेक्ट्रॉन, इजंट इट, यही बात हो रही है। तो वही मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसका मतलब साइज ज्यादा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात क्या करेंगे, अरे कोई इलेक्ट्रॉन लेके गया तो क्या मेहनत लगी, इज देयर एनर्जी रिक्वायर्ड, नहीं। तो एनर्जी जो रिक्वायर होती है इलेक्ट्रॉन निकालने की, वो तो कम लगी ना, क्योंकि साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, वो अपने आप ही चला गया। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक बच्चा है, चलो तुम ही हो जो मुझे सुन रहे हो, वही बच्चा है, ठीक है ना। अब मैं बताऊं कि एक किडनैपर घूम रहा है, अब किडनैपर घूम रहा है, तो तुम्हें घर वालों ने ये बोल दिया कि यार तुम ना बैठ जाओ और ऐसे पढ़ते रहो, मैम के वीडियोस देखते रहो, ठीक है। अब पता चलता है क्या, आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे ये काम ना करके प्लेग्राउंड में बैठे हो। मुझे एक चीज़ बताओ, क्यों बोला था पापा ने कि मैम की वीडियो एकदम रूम में रहो, क्यों बोला था, क्योंकि रूम से तुम्हें निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम्हें प्लेग्राउंड में मतलब बड़े स्पेस में छोड़ दिया तो ऑफकोर्स वो किडनैपर लेके चला गया। समझ रहे हो मेरी बात को, वही कहानी यहाँ पर भी है। क्या उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन घर में आके तुम्हें उठाने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो, तो कहने का मतलब है कि घर को न्यूक्लियस मानो, तो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, भाई घर के अंदर वो ताला वाला चाबी वो भी सब लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ मम्मी पापा सब लोग हैं भाई, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे है ना।
तो वहां पे से तुम्हें निकालना मुश्किल होगा। लेकिन वही चीज अगर मैं प्लेग्राउंड में लेके चली जाऊं तुम्हारे को, तो वहां से तुम्हें कोई भी लेके चला जाएगा। वही बात यहाँ पे भी हुई, जब जो पास वाले इलेक्ट्रॉन है ना, KLMN ऐसे, तो पास वाले जो इलेक्ट्रॉन है ऑफकोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उड़ा के दिखाए कोई इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसका मतलब हमें एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। तो अगर मैं बोलूं तुम्हारे को यहाँ पे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप हमारा साइज बढ़ता है। साइज क्यों बढ़ेगा बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, अरे बढ़ता है ना, 1 2 3 4 है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा। अब साइज बढ़ता है, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। बच्चों आपने मेरा पुराना वीडियो एटॉमिक रेडियाई का जरूर वॉच किया होगा, तभी बैठे हो, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तभी आपको मजे में समझ में आएगा। सो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ गया तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, तो न्यूक्लियर पुल से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उतना दूर हो गया, और अगर दूर हो गया इसका मतलब हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। दिस इज द ट्रेंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वी आर गोइंग टू फॉलो इन केस अगर हम ग्रुप में वेरिएशन वगैरह को देख रहे होते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप में वेरिएशन आएगा तो हम कुछ ऐसे इन चीजों को समझ सकते हैं। बोलो हो जाएगा। चलिए, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना, बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब हम ग्रुप नंबर 13 में चल रहे हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला ये वाला ग्रुप है। यहां देखिए, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप में है, तभी क्वेश्चन उसी का दिया। आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, किसका, एल्यूमिनियम का कम है, मतलब एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है जितना कि आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा किसमें, गैलियम में। ऐसा क्यों लगेगा, ऐसा क्यों होगा, तो गैलियम के अंदर, भैया गैलियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, गैलियम है हमारा 4th पीरियड का एलिमेंट, है ना, 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है। और एल्यूमिनियम क्या है, 3rd पीरियड का एलिमेंट है, राइट। तो मैंने ये एटॉमिक रेडियाई वाले लेक्चर को मैं देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा, मैंने शायद स्लिप ऑफ टंग में ना आपको लाइक आर्गन को बोल दिया वहाँ पे। अब क्या होता है ना, सामने बच्चे होते हैं तो वो तुरंत ही बोलते हैं, कोई स्लिप ऑफ टंग होने के चांसेस नहीं होते। रिकॉर्डिंग में बाद में मैंने देखा, मैंने कहा चलो ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं तो बच्चे खुद भी समझ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। वहाँ मैंने बोल रखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखना। तो लाइक कि आर्गन जो है ना वो 2nd पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। तो वो बाई चांस ऐसे निकल गया, टेंशन मत लेना, वही बात समझे। तो हमारे पास गैलियम क्या है बेटा, 4th पीरियड का एलिमेंट है, एल्यूमिनियम क्या हो गया, 3rd पीरियड का एलिमेंट है। अब गैलियम में जैसे हम बात करते हैं, मतलब ग्रुप नंबर 13 में एंट्री की बात कर रहे हैं, वो भी गैलियम के अंदर, 4th पीरियड के अंदर गैलियम में, तो क्या होगा, ऑलरेडी डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भर चुका है। अरे भैया गैलियम में जब जाएगा ना, उससे पहले जिंक है, तो जिंक है तो वहां तक आपके आते आते क्या हो जाता है बेटा, वहां इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाता है, डी ब्लॉक D10 हो जाता है। अगर D10 है कॉन्फ़िगरेशन, इसका मतलब यहां पे क्या ऑपरेट कर जाएगा, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अब आपको ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है पूरा चारों ओर से, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में। लेकिन इसके पास बताओ घर भी खाली है, ठीक है ना, तो बस घर भी खाली है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, वहाँ पे तो कुछ नहीं, वहाँ तो इनफैक्ट पूरा भर भर के वो डी भी दे दिया है D10, तो बेचारा पूरा परेशान पड़ा हुआ है। इसका मतलब वहाँ डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वी हैव टू अप्लाई मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना, तो इंडियम और थैलियम। अब देखो थैलियम कौन सा हो गया बेटा, अरे ग्रुप नंबर तो समझ गए, ग्रुप नंबर कौन सा है, 13 है। पीरियड नंबर कौन सा है, 6th पीरियड। 6th पीरियड में क्या आ जाता है बेटा, लैंथेनाइड। मतलब ध्यान रहे, इससे पहले वाला जो एलिमेंट रहेगा ना वो क्या हो जाएगा बेटा, F में 14 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, तो F में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, पूरा इलेक्ट्रॉन ही खचाखच इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। इसका मतलब हो गया वहां से एनर्जी, वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, है ना। तो इसका रीजन क्या हम डाल देंगे, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो ये भी हो गया क्वेश्चन। अब दूसरा आपके सामने आ गया, यहाँ पे अरेंज करना है हम लोगों को आयनाइजेशन एंथैल्पी को इस तरह से। आपके पास है स्कैंडियम, वाइटीरियम और लैंथेनम, हमारे पास 3 एलिमेंट है। अब हम लोगों को अरेंज करना है। अब देखो जी, इधर तो आपने लगा दिया लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन स्कैंडियम, वाइटीरियम, लैंथेनम ये ग्रुप 3rd का एलिमेंट है ना, ग्रुप 3rd का एलिमेंट है। तो लैंथेनम में F0 रहता है,
एफ में 0 इलेक्ट्रॉन है ना, बस लैंथेनम एफ शुरू है लेकिन एफ में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है आपको ऑर्डर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे, यही कॉमन, मोस्टली कॉमनली जनरली वाला ऑर्डर, ठीक है ना। तो बस ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी है। बोलो जी, हो जाएगा। चलिए अब पीरियड में क्या होता है, पीरियड में हम क्या बोलेंगे बेटा, पीरियड में मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पीरियड में क्या होता है बेटा, शेल तो बढ़ता नहीं है, शेल बढ़ेगा नहीं, लेकिन क्या बढ़ रहा है बेटा, चार्ज डेंसिटी बढ़ रहा है। अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइज घटेगा। और अगर साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन, या छोटे बच्चे के हाथ से चॉकलेट निकालना कितना मुश्किल काम होता है, तो साइज घटेगा, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेटा वो बढ़ेगा, ठीक है ना। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहेगा, आप देख ले एक बार, अच्छे से देख ले मैंने क्या मेंशन किया हुआ है। डन, चलिए बहुत अच्छा। अब आ जाइए आगे, आगे हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास फैक्टर क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप समझ सकते हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा इसका मतलब साइज कम, साइज कम मतलब वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, समझ रहे हो बात, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल रहेगा, मतलब ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन मैंने दे रखा है, मैग्नीज Mn2+, Mn4+, Mn7+ हमारे पास दिया हुआ है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे, ज़्यादा, ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ज़्यादा, आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी उतनी ज़्यादा। बोलो हो जाएगा। चलो इधर आ गया शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट हमने एटॉमिक रेडियाई में कर रखा है, तो जिसका साइज ज़्यादा, जिसका साइज ज़्यादा, इसका मतलब उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा। इसका मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ज़्यादा। इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स जो पुल है वो कम, इसका मतलब आसानी से इट इज अवेलेबल। तो एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी बेटा, एनर्जी क्या हमारे को कम लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम हो जाएगी। बोलो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये भी कॉन्सेप्ट चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक है ना, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि अब एटॉमिक रेडियाई में मैंने ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे से बता रखा है, तो कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, राइट। आइए यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट है अगला फैक्टर्स में। फैक्टर में हमारे पास पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल, व्हाट डज दैट मीन। पेनिट्रेशन पावर ऑफ ऑर्बिटल मतलब हमारे पास 4 ऑर्बिटल है, SPDF, यही हम लोग जानते हैं। तो आपके सामने क्या हो गया बेटा, जो S ऑर्बिटल होगा, जो S ऑर्बिटल होगा ऑफ कोर्स उसका सिमेट्रिकल होता है, S जो होता है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो न्यूक्लियर पुल रहेगा वो क्या होगा बेटा, ज्यादा, मैक्सिमम होगा। न्यूक्लियर पुल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसका मतलब है न्यूक्लियर पुल उसका ज्यादा, पुल ज्यादा। इसका मतलब हमारे को ज्यादा एनर्जी लगानी, जो अट्रैक्शन, जो उसके लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ना वो बिल्कुल पास में है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा बेटा, वहाँ एनर्जी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी कॉम्पेरेटिवली, चाहे हम P की बात करें, D की बात करें या F की बात करें, उनके कंपैरिजन में हमारे को ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। बोलो जी, हो जाएगा यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं है। चलो बहुत अच्छा। आइए नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा आपको मैंने ये 3 चीज़ बताई थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन देखना है, हाफ फिल्ड स्टेबल देखना है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल देखना है, फुली फिल्ड ऑर्बिटल देखना है। इन तीनों में ही हम लोग बात करेंगे और इन्हीं तीनों की बात करते हैं हम स्टेबिलिटी के हिसाब से भी, ठीक है ना। तो हमारे पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल, फुली फिल्ड, हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड, और हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, हमारे पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमारे को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट आती है, आती है, ठीक है ना। अब पूछा है क्वेश्चन हमारे से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है हमारे, पूछा है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। यार नाइट्रोजन में आपको ध्यान है 2p3 होता है इसका लास्ट में, है ना। तो सल्फर और नाइट्रोजन के कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आ जाता है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन है। तीनों क्या हो गया बेटा, अब ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, हाफ फिल्ड है, ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर ज़्यादा स्टेबल होगा तो हमें एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। बोलो हो जाएगा ना यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए SB, है ना, SB किसका होता है बेटा, एंटीमनी का। बहुत अच्छा, एंटीमनी का। तो एंटीमनी का अगर होता है तो यहाँ पे देखिए SB एंड टेलुरियम, इन दोनों में हम क्या बोलेंगे,
कुछ नहीं बोलना क्या है इसमें, टेल्यूरियम जो होता है बेटा इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने में हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने में मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी यार, इलेक्ट्रॉन खींचना मैं बोल रही हूँ, इट डजंट लाइक खींचने चल रहे हैं, ठीक है ना, मतलब हमारे को या राइट तो हमारे को यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब देखो 2 नोट पॉइंट मैंने दिया है, ये दोनों फाड़ू इंपॉर्टेंट है। हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और सीजियम के पास लोएस्ट। क्यों कैसे बोलो, समझ में तो आ ही रहा होगा, है ना। मतलब हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ लो, एक तो इनर्ट गैस, ऊपर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, फुली फिल्ड स्टेट। हो माय गॉड क्या बात कर रहे हैं हम भी क्या बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही इनर्ट, अरे फुली फिल्ड का मतलब क्या हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन फुली फिल्ड का, लेकिन एवरी टाइम नहीं। जैसे जिंक है, अब जिंक में फुली फिल्ड ऑर्बिटल दिख रहा है, इट डजंट मीन दैट इट इज हैविंग वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का कोई रेप्लिका बनना और इनर्ट गैस बनना ये डिफरेंट है, इसलिए मैंने अलग अलग मेंशन कर रखा है। हीलियम के पास सबसे ज्यादा, सीजियम डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस मतलब शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, शील्डिंग इफेक्ट मतलब पुल जो है वो इंक्रीजेस, इसका मतलब वहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। बोलो जी, ये सब कॉन्सेप्ट हमारा डन डनाडन हो चुका हुआ है। आइए अब हमारे पास क्या आ गया बेटा, हम कहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम कहाँ यूज करने जा रहे हैं, क्या काम है हमारे पास। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है ना, सबसे पहले आप इससे बड़े आसानी से पता क्या कर सकते हो कि कोई मेटालिक है या नहीं, है ना, कोई मेटालिक कैरेक्टर अगर मान लो, समझ लो जिसका साइज ज़्यादा वादा तो हम लोग कर लिया, ठीक है ना। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। कैसे, इसका मतलब है कि वो उतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब वो खुद ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना यार, तुम इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो मेटल है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका मतलब है आपको एनर्जी वहां कम लगानी पड़ रही है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या होता है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सेम टू सेम वही चीज लगाएगा, मेटालिक कैरेक्टर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। अब जरा चलते हैं यहाँ पे, हमारे पास आ गया लिथियम सोडियम। अब इसमें क्या देखने जा रहे हैं भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा, राइट। तो चलिए मेटालिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है, साइज बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जो है वो बढ़ेगी, है ना। साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी बेटा हमारे को कम लगेगी, इजंट इट। तो मेटालिक कैरेक्टर की बात अगर करते हैं तो हमारे पास ये, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑपोजिट, बोलो हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या है बेटा, पीरियड का, बेरिलियम बोरॉन कार्बन, सेकेंड पीरियड की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंड पीरियड में आपको ही पता है, पीरियड में जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो कम होने लगता है, इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर या नॉन मेटल कब से मतलब इलेक्ट्रॉन देने लग गया, वो भी अपनी इच्छा से, है ना, इतना शरीफ नहीं होता नॉन मेटल, ठीक है। तो मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, फिर हमारे को एनर्जी लगानी पड़ेगी। अगर एनर्जी लगानी पड़ेगी तो हमारे पास क्या आया, अरे कोई इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखलाओ मेरे को फ्लोरीन से, बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे टिंग 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 टिंग, राइट। इस तरह से मतलब आपके सामने अगर हम देखें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसका नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। तो इससे हमें पता चला ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिफाइन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये दोनों डिफाइन करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, हाँ या ना, बोलो हो जाएगा। तो मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनाइजेशन एंथैल्पी, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर के साथ क्या हो गया बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हमारे पास पीरियड का भी और ग्रुप का, दोनों का काम हमने कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास आता है टर्म बेटा रिएक्टिविटी। अब रिएक्टिविटी क्या होता है, सीधी सी बात है, अब आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, राइट, मतलब एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ रही है, इसका मतलब वो उतना स्टेबल, जिसमें एनर्जी तुमको ज़्यादा लगानी पड़ रही है वो उतना ज़्यादा स्टेबल। तो एनर्जी ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, कम। तो ये कैसा होगा बेटा, यहाँ पे रिलेशन देख लो, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है ना। तो हम ये कर सकते हैं, यहाँ से कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं कि हाँ होगा क्या, इजंट इट। चलिए जी,
हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हमारे पास ये। अब इनके अंदर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पता करना है यहाँ पे कि क्या होगा, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी के साथ आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर कर सकते हो, या अगर आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का कर सकते हो, इजंट इट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा, ऑफ कोर्स सीजियम की ज़्यादा। नहीं, कुछ नहीं लगता यार, आयनाइजेशन एंथैल्पी तो कम होगी ना, तो मतलब रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा, टिंग 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 कर लीजिए, ठीक है ना। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, इसका मतलब हमें एनर्जी कम लगाना पड़ेगा। तो हमारे पास सीजियम हो गया, जिसमें हमारे को बहुत कम एनर्जी दे के भी काम चल सकता है। एक कॉन्सेप्ट आपको देना था, जो रिएक्टिविटी हैलोजन का है, वैसे अभी हमने पढ़ा नहीं है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन, मतलब आपने पढ़ तो रखा है, लेकिन मैंने अपने एंड से नहीं, एक बार आपको वन टच दिया है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ कैसे रिलेशन होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोलो हो जाएगा, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा यहाँ पे रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर। या एक बात बताओ, अगर हम किसी को अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला या लेने वाला, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना, मतलब जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन देना शुरू करे उसको हम क्या कहते हैं, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करे, है ना, लालची हो, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ले रहा है ना। चलो जी, इलेक्ट्रॉन। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एंड, कैसे, आयनाइजेशन एंथैल्पी से कैसे पता चलने वाला है, राइट। तो चलिए जरा देखते हैं, हमारे पास कॉन्सेप्ट भी है। भाई ग्रुप में अलग होगा, पीरियड में कैसे अलग होगा, कैसे ग्रुप में आएंगे, तो ग्रुप में क्या होता है बेटा, जो साइज होता है वो बढ़ता शुरू हो जाएगा। साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी बेटा, घटेगी, घटेगी। मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन तो खुद ही से दे देता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होगी बेटा वो बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी बढ़ेगा, रिड्यूसिंग नेचर बढ़ेगा। नहीं समझे बात। डाउन द ग्रुप साइज ज्यादा होता है, साइज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन तो वो अपने आप ही दे देता है, तो इलेक्ट्रॉन देना को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो अगर इलेक्ट्रॉन रेडली दे देता है, इसका मतलब उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि रिड्यूसिंग का एजेंट किसको बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गए बेटा, एक हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट का। चलो यहाँ एक क्वेश्चन भी हमारे पास होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसमें कैसे बताओगे, लो ऑर्डर आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, बोलो ऑर्डर हो जाएगा क्लियर, कोई परेशानी नहीं है, नहीं है। चलो तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आगे बेटा, यहाँ पे पीरियड में। अब पीरियड में अगर हम देखते हैं ऑपोजिट, ऑपोजिट, क्योंकि जैसे हम जा रहे हैं उधर तो साइज क्या होगा बेटा, कम होगा, तो मतलब एनर्जी हमारे को ज़्यादा लगानी पड़ेगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता घटती जाएगी, तो बढ़ेगी क्या, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ेगी तो वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग नेचर में आ जाएगा। बात समझ रहे हो। तो दिस इज व्हाट विच इज मेंशन्ड हेयर। यहां आप देख सकते हैं एक बार, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला कि यहां जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता जा रहा है। साइज अगर कम हो जाएगा इसका मतलब है आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी वहां से। वही छोटा बच्चा चॉकलेट वाला कॉन्सेप्ट, तो मतलब ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ी इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए। साइज छोटा है ना यार, क्लाउड देखो ना छोटा है, न्यूक्लियर पुल में ज्यादा है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी तुम्हें लगानी पड़ेगी वहां से इलेक्ट्रॉन खींचने में। अगर एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ऑफ कोर्स वहां से वो दे नहीं रहा है, दे नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर दे नहीं रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी क्या होगा, घटेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी घटेगा इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो घटेगा, इसका मतलब क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ेगी, और क्षमता बढ़ेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा। तो यही तो है, जिसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर उतना ज्यादा। कर सकते हैं ये काम, यही काम हमारे को करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ये जरूर याद रख लीजिएगा। जो लिथियम होता है वो बेस्ट, लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, और जो फ्लोरीन होता है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिथियम बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है और फ्लोरीन जो होता है वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कर जाएंगे यहाँ से। चलो नेक्स्ट
अब देखिए हमारे पास वैलेंस शेल को कैसे पता कर सकते हैं यार? देखो ऐसे ना, इसमें डायरेक्ट कुछ और नहीं करना है। अगर इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब है क्या? वैलेंस शेल अगर लाइक तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन आ चुका हुआ है, इसीलिए मैंने एक ये पॉइंट डाला हुआ है। मान लो तुम्हारे पास 4 आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू दी हुई हो, राइट और आपको बोला जाए उसमें से कि आपको ये बताना है कि ये किस एलिमेंट का है और एलिमेंट का नाम मान लो दे दे, तो जिसका थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड में आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसका मतलब वो किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का है। तो हम वहाँ पे चेक करेंगे पहले क्या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का तो नहीं है। अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का है तो उसका ट्रेंड से थोड़ा सा ज़्यादा जंप मिलेगा तुम्हारे को आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो इस तरह से हम एक बार निकाला जा सकता है, कर्व कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये काम भी हो जाएगा। हाँ या ना, होना चाहिए इन समय। अब ये सब नहीं, ऑप्शन नहीं दे रही हूं मैं कि होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम क्या पता कर सकते हैं? हम ये पता कर सकते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ अ गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर दो सक्सेसिव, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सक्सेसिव? जैसे मान लो हमारे पास सोडियम है तो ये गैसेस स्टेट में है, इससे बना हमारे पास Na+, अगेन हमारे पास यहाँ से अगेन एक बार और हम लोग बात कर रहे हैं और Na2+, मैंने बोला था मुश्किल है नामुमकिन नहीं, तो यहाँ से आ गया। ये क्या हो गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। ये क्या हो गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी 2। अब जब इसका चेंज की हम बात करते हैं, वर्ड क्या है? डिफरेंस बिटवीन, तो इसका काफ़ी ज़्यादा होता है ना, मतलब लाइक 40-41 ऐसे होता है इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस, राइट। अगर ऐसा रहता है तो ट्रिक रखना अपने दिमाग में, तो फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा आयनाइजेशन, मैंने क्या बोला अप्रॉक्स 40 होगा, तो 40 हो गया तो ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया तो जो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब इस कंडीशन में ये ज़्यादा स्टेबल होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? यही है। अगर मान लो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल तुम्हारे को दे दिया मैग्नीशियम का। अब मैग्नीशियम का काफ़ी मतलब 6 के आसपास होता है, ठीक है ना। सेम वही काम करना है। मैग्नीशियम है यहाँ पे गैसेस स्टेट में हो जाएगा, फिर Mg+ हो जाएगा इन गैसेस स्टेट, Mg+ हो गया इन गैसेस स्टेट, इससे क्या निकल गया हमारे पास? Mg2+ इन गैसेस स्टेट। लो ये हमारे पास क्या आ गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 और ये क्या हो गया? आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 हो गया। मैं आपको बता रही हूं कि इसका अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू, जैसे इसका 40 था, दोनों का डिफरेंस मतलब डेल्टा IE जो था ना, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी वो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो इसका जो चेंज होता है ना आयनाइजेशन एंथैल्पी का, उसकी वैल्यू होती है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास पर एटम। अब तुम ही बताओ 11 से क्या हो गया बेटा? ये कम है। अगर 11 से कम है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। मतलब अगर ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, मेंशन्ड है कि इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी इतना आया, डिफरेंस करके चेक कर लेना। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन वोल्ट 11 से कम रहेगा तो आप हायर वाले को दिया करना प्रायोरिटी में, ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल बोलना। और अगर उससे ज़्यादा है, 16 से ज़्यादा रहेगा, तो आप क्या कर दोगे बेटा? यहाँ पे लोअर वाले को प्रायोरिटी में डालोगे। ठीक है, ये तरीका है यहाँ पे क्वेश्चन को करने का। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताया, बस ये क्वेश्चन में दिया होगा, मोस्ट प्रिडोमिनेंटली ये दिया रहता है। यहाँ पे आपके पास दिया रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों का, बस डिफरेंस निकाल के आप वहाँ पे ये पता कर सकते हो कि भाई Mg+ Mg2+ में से ज़्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है, ये काम हो जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली वी आर डन विद इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूम टेम्परेचर पे ये वैल्यू क्यों कैसे नहीं अगर समझ में आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना, ताकि हम आपको इससे रूबरू करवाएं, आपको अच्छे से बता पाएँ। फिलहाल आपको ये पता चलना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि पेपर में आएगा ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास ये ऑर्डर एकदम टिप ऑफ टंग पे रहना चाहिए। सो दिस इज व्हाट वी वर एक्चुअली इनटू की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारा कैसे ख़त्म होगा। तो बच्चों आयनाइजेशन एंथैल्पी ख़त्म हो चुका है। जो अगला टॉपिक हमारे पास है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये दोनों टॉपिक है, क्योंकि इनको साथ में करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, समझ में आएगा, डिफरेंस भी इसका क्रिएट करते हुए हम काम करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, सनी डे, मज़े से कीजिए, पूरे अच्छे से लेक्चर को मज़े में देखिएगा, है ना, इसको
फॉरवर्ड कर कर के फिर देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए बनाई गई है, अगर आपको नहीं समझ में आया हो कोई कॉन्सेप्ट, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। नहीं तो मैं ये समझूंगा आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आ गया है, तो उतने अच्छे से समझ अगर आ गया है तो फिर लाइक सब्सक्राइब वगैरह करना भूलना मत, ठीक है ना। ये काम ज़रूर करते रहो, आगे बढ़ते रहो और एग्ज़ाम को फोड़ते रहो। थैंक यू।